इमरान खान साहब जेल का अमला जो तब्दील कर दिया गया है, और आज जो इमरान खान साहब ने बयानात दिए हैं, मीडिया से बात की है, कुछ इल्जामात उन्होंने आयद किए हैं और कुछ इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जी, उनको ताहयात बैन कर दिया गया। वो प्लेयर्स कौन है, उनकी वजह क्या बनी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, एक तरह से इलेक्शन से पहले ही जो चांसलर का इलेक्शन है उस पर इलेक्शन हो रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम नईम साकिब है और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आज की टॉपिक्स 3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक ये कि इमरान खान साहब जेल का अमला जो तब्दील कर दिया गया है, नए लोग जो तैनात हुए हैं वो कौन है, और आज जो इमरान खान साहब ने बयानात दिए हैं, मीडिया से बात की है, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट। कुछ इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं और कुछ इंकशाफात किए हैं। आज वो कुछ इमरान खान साहब के नए इंकशाफात आपको बताएंगे और जो इल्ज़ाम आयद किए हैं उनके बारे में भी तफसीलन बात होगी। इसके अलावा 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जी, उनको ताहयात बैन कर दिया गया। वो प्लेयर्स कौन है, उनकी वजह क्या बनी, ये डिस्कस करेंगे। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, वो एक तरह से इलेक्शन से पहले ही जो चांसलर का इलेक्शन है उस पर इलेक्शन हो रहे हैं, वो क्या मामला है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं कि जो नई तैनातियाँ हुई अडयाला जेल में। एक तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं जी, एडिशनल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल अली अमीर शाह साहब, उनको पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट 1976 की शिक 9 के तहत तब्दील कर दिया गया। उनकी अपॉइंटमेंट वहाँ कर दी गई है। और उसके साथ एक हैं जी सप्तान शाह साहब, वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जेक्टिव, उनको तैनात किया गया है। और इसके अलावा एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहबा हैं जी ज़ैनब नसा, उनको तैनात कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये तैनातियाँ खान साहब को कोर्ट में ले जाने के लिए और उनको वापस लाने के लिए, यानी उन पे इनको डिप्यूट किया गया। इसी तरह जो खातून लेडी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं वो करेंगी जी बुशरा बीबी को, उनको तैनात किया गया है और वो भी इसी तरह उनको पेश किया करेंगी अदालत में। इससे पहले आज ही अलीमा खान साहबा ने एक इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा जी कि जो सप्तान शाह साहब हैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बदतमीज़ी की है खान साहब से। तो हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये उनको वार्न करते हैं कि इस तरह की बदतमीजियाँ ना की जाए। इससे पहले आपको पता है कि जो मोहम्मद अकरम डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल थे, उन पर इल्ज़ाम था कि वो सहूलत कारी कर रहे हैं। उनकी राब्ते का भी इंकशाफ मुबैना तौर पे हुआ और वो उस वक्त से गायब भी हैं। और उनके लिए हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर दी गई है उनके अहले खाना की जानब से कि वो उनको बाजियाब कराए। वो खुद गायब हुए हैं या उनको गायब किया गया है, ये भी एक मामला अभी हल तलब है, लेकिन जब वो सामने आएंगे तो वो खुद ही डिटेल से बताएंगे। तो आज इमरान खान साहब ने अपने कुछ जो रूपोश हैं उनके बारे में भी बात की है, जो उनके रहनुमा पीटीआई के रूपोश हैं कि वो बाहर निकले या ना निकले। सो सारी डिटेल जो खान साहब ने आज बात की वो आपको सुनवाते हैं जी। खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं जी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मुतालबे पर अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ हमीद को ISI की सरबराही से हटाया गया। इसके बाद अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का प्लान ख़त्म हुआ। वो अडयाला जेल में जैसे आपको पता है कि है, और वहाँ से वो सहाफ़ियों को बात करते हुए उन्होंने ये बातें की हैं और ये कहा कि अगस्त में अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने तहरीक तालिबान यानी TTP के खात्मे के लिए अफ़गान हुकूमत से बात की थी। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा हमारे साथ मुकम्मल जो तावन था वो उसके लिए हुकूमत तैयार थी, अफ़गान हुकूमत, लेकिन इसके लिए फिर जनरल फैज़ हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी थी। कप्तान का मजीद कहना था कि अब आसानी से हुकूमत ये कह रही है कि दहशत गर्दी PTI की वजह से हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि दहशत गर्दी से मुल्क तबाह हो रहा है, मैं हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता हूँ। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, कच्चे में डाकुओं के हमले और स्ट्रीम क्राइम का सारा नज़ला एस्टेब्लिशमेंट पर गिर रहा है। इमरान खान का कहना यह भी था कि हमारे दौर में खुफिया अदारे दहशत गर्दी रोकने में मसरूफ थे, आज यही खुफिया अदारे PTI के पीछे लगे हुए हैं। ये एक नया इल्ज़ाम खान साहब ने आयद किया है, जिसकी वजह से इख्तलाफात और नफरतों में इजाफा हो रहा है। ये इमरान साहब का कहना था। इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो फायज़ ईसा साहब हैं
کہ ایک طرح کا ان پہ بھی الزام لگایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے حکومت فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے۔ فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلیں گے تو حکومت اپنے آپ گر جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے لوگ 70,000 ووٹوں سے جیتے ہیں۔ حیرانی ہے کہ اون چودھری نے 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، لوگ حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب نے مزید کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ آپ نے پتلے بٹھا دیے ہیں، ان کی جڑیں ہی نہیں یہ پیسے بنا رہے ہیں۔ اور اس پر انہوں نے یہ ایک مطالبہ بھی کیا کہ آپ کو مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں امن شفاف الیکشن کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ انڈیا میں 70 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ انڈیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی، میں بھی پاکستان میں EVM لانا چاہتا تھا، تاہم جنرل باجوہ، الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی نے EVM نہیں آنے دی۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 8 فروری کو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا۔ اب ستمبر 8 کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا، پوری قوم کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو باہر نکلیں۔ عمران خان نے اپنی جماعت کے روپوش رہنماؤں سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا نہیں کہا، ہمارے جو لوگ روپوش ہیں باہر آتے ہیں تو ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے روپوش رہنما آج کل معلوم نہیں ہوتا رات جیل میں گزرے گی یا عقوبت خانے میں۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد عمران خان کا جماعت کا نام کیوں بار بار لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک خیر سوال ہے، یہ بعد میں اس پہ کسی دن ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ایک اور مزید بات چیت میں انہوں نے روپوش رہنماؤں کو ہدایت دی کہ وہ ابھی باہر نہ نکلیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر کے رکھ لیا جاتا ہے۔ کمرہ عدالت میں موجود صحافی رضوان قاضی کے مطابق عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے لاہور کے صدر سمیت اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو اغوا کیا گیا، جیل سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھی اغوا کیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا کہ وہ اغوا شدہ لوگوں کا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے، اور یہ کہا کہ اگر ان کا پلان بھی بن گیا اور وزیر اعظم عہدے سے اتر گئے تو وہ بھی اغوا ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ساری ڈسکشن عمران خان صاحب نے صحافیوں کے ساتھ کی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں وہ جب سے جیل میں ہیں، یہ جیل سے ان کا ایک عمران خان صاحب کی ایک عادت تو یہ سب کو پتہ چل گئی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ان کی دور حکومت میں یا اس کے بعد ہو یا ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ اس کا الزام کسی نہ کسی پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے حلقوں کا الزام قاضی فائز عیسیٰ پہ لگا رہے ہیں، اب انہوں نے EVM ووٹنگ مشین کا وہ کہہ دیا کہ باجوہ صاحب پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آج یہ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب تو ان کو اس وقت یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ مطلب بڑا فیئر سی بات ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کی بات نہیں مانی جاتی تو اس وقت آپ بات کریں۔ آج جب آپ کو سال ہو گیا جیل میں بیٹھے ہوئے اور جیل میں آپ بات کر رہے ہیں تو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے، کسی بھی ایسے بڑے رہنما کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں اس وقت کرے جب وہ ٹائم گزر چکا ہوگا۔ اصل وزیر اعظم، اصل لیڈر یا اصل بہادر آدمی تو وہی ہوتا ہے جو اس مناسب وقت پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ اب الزامات آپ لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ہٹا دیا گیا تھا، آپ کو بھی جو خبریں آئیں آپ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جب عاصم منیر صاحب تو اس وقت DGIS تھی، انہوں نے بھی کوئی باتیں بتائی تھیں، معاملات گڑبڑ کر رہے تھے تو اس پہ شاید اس شکایت پہ آپ کو ہٹا دیا گیا تھا۔ خیر خبریں تو یہ بھی، الزامات تو یہ بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو ہٹایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ متحمل نہیں ہونا چاہیے اس ملک کو، یہ ملک اس وقت تک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم لڑائی کی سیاست کریں، الزامات کی سیاست کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو صحیح ہے اور جو سچ ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں، لیکن اس وقت اس طرح کے معاملات جو آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے بڑا ایک قوم کو خواب دکھایا تھا، وہ خواب جو ہے وہ آپ کو اگر اس میں راہ میں کوئی رکاوٹ ہو رہی تھی تو آپ کو یہ اس وقت باتیں کرنی چاہیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہو سکتا ہے خان صاحب یہ باتیں ٹھیک بھی کر رہے ہوں، یہ الزامات درست بھی ہوں، لیکن میرے خیال میں یہ جو موقع ہوتا ہے اس کے
उस वक्त बात की जाए तो उसमें ज्यादा वजन होता है। खैर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। अगला टॉपिक है कि 3 प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के। हॉकी टीम के 3 प्लेयर्स हैं जी, मुर्तजा यकूब साहब, एहतशाम असलम साहब और अब्दुल रहमान साहब। ये तीनों वो प्लेयर हैं जो कौमी टीम में, एक जूनियर वर्ल्ड कप के लिए, 2 कौमी टीम में उस टीम के प्लेयर थे जिन्होंने अजलान शाह का फाइनल खेला था। आपको पता है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम 13 साल बाद अजलान शाह के फाइनल में पहुंची थी। अच्छी कारकर्दगी रही। ये लड़के जिनकी उम्र मेरा ख्याल 20-22 साल है, और ये इनको जब बुलाया गया ट्रेनिंग के लिए ये हाल ही में, तो इनको ये ट्रेनिंग पे नहीं पहुंचे। राणा मुजाहिद साहब जो इनके कोच हैं, उनके मुताबिक कि जब उनका पता किया गया तो पता चला कि वो बगैर एनओसी के किसी दूसरे मुल्क जा चुके हैं, और वहाँ जाके उन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया और वहाँ अपनी मेरा ख्याल पाकिस्तान छोड़ के उन्होंने वहाँ रहने को तरजीह दी। ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने जब ये फाइनल खेल के आए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको ज़ियाफ़त भी दी और वहाँ उनको बड़ा अप्रिशिएट किया हॉकी टीम को। तो इन्होंने उस ज़ियाफ़त में भी शिरकत की और जो इनामात दिए गए वो भी वसूल किए वज़ीर आज़म से। लेकिन उसके बाद ये तीनों प्लेयर किसी दूसरे मुल्क चले गए और जाके वहाँ असाइलम अप्लाई कर दिया। तो इस पर कौमी जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो हॉकी का सारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उन्होंने ये फैसला किया कि इन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई। ये तो अब दूसरे मुल्क में भी जाके मेरा ख्याल है हॉकी नहीं खेल सकेंगे। 22-23 साल के लड़के नादान है, मेरा ख्याल है उनको शायद किसी की वो बातों में आ गए। यंग एज होती है, ख्वाब बड़े होते हैं, देखना कि हम किसी और मुल्क में जाए तो क्या होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, अगर पाकिस्तान में हालात या इकोनॉमिकल पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो पूरी दुनिया में भी ये सिस्टम चल रहा है। आप कहीं भी जाके बस से तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रहे हैं। इंग्लैंड में जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं, अमेरिका में नज़र आ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जॉबलेस हो रहे हैं। तो ये हमारे लोग पता नहीं कितने ख्वाब देखते हैं, कहते हैं कि जी बाहर जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में तो हमारा अपना मुल्क बेहतरीन मुल्क है, अच्छा है बुरा है, इसको हमने ही ठीक करना है, इसमें ही रहना है, यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। हाँ, काम काज के लिए आप जाते हैं तो ज़रूर जाएं, लेकिन ये इस तरह चोरी चकारी करके जाना, और जब जिस मुल्क ने आपको शोहरत दी, जिस मुल्क ने आपको एक अपना स्टार बनाया, उसी मुल्क को इस तरह छोड़ के और बग़ैर वो कहें कि किसी को इन्फॉर्म किया भाग गए, ये भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। खैर अगला जी ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन है चांसलर का। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने उसमें हिस्सा लिया। जब से खान साहब ने उसमें हिस्सा लेने की बात की है तो ये इलेक्शन शायद पूरी दुनिया में उससे पहले इस इलेक्शन की खबर नहीं थी। ये बात मानने वाली है कि खान साहब का एक न्यूज़ सेंस उनकी है, उनके चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इमरान खान साहब ने जब से ऐलान किया है कि वो चांसलर के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उस वक्त से ये ऑक्सफोर्ड का चांसलरी का इलेक्शन, जो कि एक बड़ा सेरेमोनियल सा ओहदा है, उसमें एक हाइप बन गई। ये करिश्मा खान साहब का है, ये मानने वाली बात है। और जो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन हो रहा है, ये क्या मामला ये है कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक तरफ डिसग्रेस्ड वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर, वो जो नून लीग के हमायती हैं वो इसके खिलाफ जी नाअहल हो गए, इलेक्शन हार जाएंगे, उनकी कोई नहीं। लोगों ने जो इंग्लैंड की अखबारात हैं उनमें उनके खिलाफ बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है, जी खान साहब तो हार जाएंगे, वो ये लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के वर्कर्स तो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन तो वन साइडेड है, खान साहब इलेक्शन जीत चुके हैं, मसला ही कोई नहीं है। अब एक खबर ये भी आई कि जी उनको अहल करार दे दिया गया है, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग मेल्स की हैं यूनिवर्सिटी को, जी खान साहब कन्विक्टेड हैं, जेल में हैं, इन पे करप्शन के इल्जामात हैं, लिहाजा ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, इनको नाअहल किया जाए। ये दोनों तरफ से बाकायदा बमबारी हो रही है, बाकायदा फायरिंग हो रही है। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी खान साहब इलेक्शन में बिल्कुल हार जाएंगे, इनको ये कन्विक्टेड है, ये है, वो है, जेल दिया है, सजा याफ्ता है। तो वो दूसरी तरफ वो करें जी वो तो जीत ही जाएंगे, मसला ही कोई नहीं है। तो यूनिवर्सिटी में कह दिया, टेलीग्राफ अखबार में लिखा गया, एक तरफ कह रहे हैं जी डेली मेल ने लिख दिया कि खान साहब बिल्कुल हार गए, उनके बारे में ऐसे अल्फाजात लिख दिए। ओ भाई वो भी मीडिया है,
ये भी हमारे ही तरह का मीडिया है, वहां पे भी खबरें इसी तरह कोई मेल कर दे तो उन्होंने उस मेल को रिपोर्ट करना है, कोई उनके हक में मेल कर दे तो उसको भी रिपोर्ट करना है। तो ये इलेक्शन से पहले ही ये भाई पीटीआई का और नून लीग के वर्कर्स का इलेक्शन नहीं है, ये वहां के लोगों ने वोट देना है और बड़ी समझदारी से वोट देते हैं। ये यहाँ पे हमने उसको इलेक्शन को पता नहीं यूके वालों को या ऑक्सफोर्ड वालों को उसकी इतनी टेंशन ना हो जितनी पीटीआई की और नून लीग के वर्कर्स को इसकी टेंशन है। और भाई क्यों, ये पाकिस्तानी है, हमारे साबिक वजीर आजम है, हमारी टीम के कप्तान हैं, हमारी टीम के कप्तान रहे हुए, 92 का वर्ल्ड कप जिताया, एक बड़ी फेमस शख्सियत है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दें। तो आप क्यों खामखा उनको डीफेम करके या उनके खिलाफ मेलें करके या इस तरह के मामला करके तो उनको बदनाम करने की बजाय, यार ये पाकिस्तानी बदनाम हो रहा है, खुदारा इससे बाज आ जाए। आप अगर, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको खान साहब पसंद है तो आप उनको वोट दें इलेक्शन में, उनके नजरियात के आप हामी हैं तो आप उनके अच्छे कामों की तारीफ करें, कोई बात गलत करते हैं तो आप उस पर भी क्रिटिसाइज करें। इसी तरह नवाज शरीफ अगर आप उसको पसंद करते हैं तो भाई ये उसका तरीका, उनको वोट दें, उनके नजरियात की हमायत करें। खुदारा पाकिस्तान को सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह किसी को, आप किसी एक पाकिस्तानी को बुरा भला कहेंगे तो वो पाकिस्तान भी बदनाम होगा कि इनके यार वजीर आजम किस तरह के लोग इनकी कौमी मेलें कर रही हैं। खुदारा इतनी हद तक इतने एक्सट्रीमिस्ट ना बने। अगर कोई मामला है यूनिवर्सिटी खुद ही देख लेगी, तो आप ना करें ऐसा। खुदारा पाकिस्तान को चलने दें, खुदारा इतनी वो एक तफरीक पैदा ना करें कि आप किसी एक का कोई इलेक्शन में, अगर वो पीटीआई के बानी हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लड़ने दें उनको इलेक्शन, जीतेंगे तो क्या होगा, एक ओहदा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के शहरी के नाम आएगा, पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आज़म के पास होगा। तो ये क्या तरीका कर, बहरहाल मैं इस चीज़ के सख्त ज़ाती तौर पे खिलाफ हूँ क्या कि आप पाकिस्तान की जगह सही ना करें, अखबार को मेलें करके या यूनिवर्सिटी को मेल्स करके, अगर कोई कर रहा है तो। इसी तरह जो पीटीआई के वर्कर है उनसे भी इल्तमास है कि यार कोई अच्छे काम की तारीफ भी कर दिया करें। ज़रूरी नहीं है कि जो, अगर कोई अच्छा मरीम नवाज शरीफ ने काम किया तो हमने उसमें से कीड़ा ही निकाल लें। बहुत सारे अच्छे काम भी वो कर रही हैं, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं। खुदारा पाकिस्तान को चल दें। इतनी तफरीक या इस हद तक ना जाएं कि दोबारा हम कहीं इकट्ठे बैठ, अगर कल को ये सियासतदान है, कल को हमारे सियासतदान नवाज शरीफ, इमरान खान इकट्ठे बैठ जाते हैं तो आपकी जो लड़ाइयाँ, आपके जो झगड़े, या फेसबुक पे आप जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, उसका क्या बनेगा? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नसर हो, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको इज्जत, शोहरत, खुशहाली और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।